जयनागरी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं हिंदी की शैली दक्षिणी हिंदी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। हिंदी भाषा की शैली दक्षिणी हिंदी। ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिणी हिंदी का जन्म सन 1307 के बाद दक्षिण के राज्यों में हुआ। यह वह समय है जब महाराष्ट्र और कर्नाटक पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो चुका था। उस समय यह प्रदेश दिल्ली के सूबे के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता है कि 14वीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदी के सुल्तानों ने हरियाणा और कुरु प्रदेश के लोगों को दक्षिण में देवगिरी या दौलताबाद और उसके आसपास जा बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी के अधिक दिन शासन न कर पाने से दक्षिण में बहामनी साम्राज्य स्थापित हुआ और जिसके बाद में धीरे धीरे 5 टुकड़ों के रूप में अलग अलग राज्य स्थापित हो चुके, जैसे गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इन्हीं राज्यों में दक्षिणी हिंदी विकसित होती गई। इसी दक्षिणी हिंदी को हिंदवी, दक्कनी, देहलवी, गुजरी, ज़बाने हिंदुस्तान, दक्षिणी हिंदी, दक्खनी हिंदी, दक्षिणी उर्दू, क़दीम उर्दू, मुसलमानी, दक्षिणी हिंदुस्तानी आदि नामों से पुकारा जाता है। मूलतः दक्षिणी हिंदी हिंदी का ही एक रूप या शैली है। इसका मूल आधार दिल्ली के आसपास प्रचलित 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली ही है, जिसको कौरवी भी कहा जाता है। मुसलमानों ने भारत में आने पर इस बोली को अपनाया था। अमीर खुसरो, मसऊद इब्न साद और फकीरुद्दीन शकरगंजी आदि ने अपनी हिंदी कविताएं इसी बोली में अर्थात खड़ी बोली में ही लिखी थीं। 15वीं-16वीं सदी में यह भाषा अर्थात खड़ी बोली फौज, फकीरों और दरवेशों के साथ दक्षिण भारत भी जा पहुंची। वहां यह उत्तर भारत के हिंदुओं तथा मुसलमानों में प्रचलित होती गई। दक्षिणी हिंदी का जन्म उत्तर भारत में प्रचलित शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है और उसका विकास दक्षिण भारत में हुआ। पंजाब के आसपास तथा मेरठ के क्षेत्र में भी इसका प्रचलन था। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे हिंदुस्तानी का बिगड़ा हुआ रूप न मानकर उत्तर भारत की साहित्यिक हिंदुस्तानी को ही बिगड़ा रूप माना है। यों तो दक्षिणी हिंदी को प्राचीन खड़ी बोली माना जा सकता है। इसमें मेवाती, ब्रजभाषा, पंजाबी, हरियाणवी तथा अवधी के रूप समाहित हैं। दक्षिण में जाने के बाद इस पर गुजराती तथा मराठी का भी कुछ प्रभाव पड़ा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार उनके समय दक्षिणी हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 36.5 लाख थी। उल्लेखनीय है कि आज भी इस भाग में दक्षिणी उर्दू बोली जाती है। आज उर्दू भाषा का मूल रूप फारसी के अत्यधिक प्रभाव से, पुराने रूपों के विकास से तथा तमिल, तेलुगु एवं
अन्य क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से काफी बदल चुका है। यह बोली वहाँ के लोगों के विचार विनिमय, साहित्य, शिक्षा एवं प्रशासन का माध्यम रही है। ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्राज, निजामी, वजही तथा मोहम्मद कुली कुतुब शाह आदि बड़े बड़े कवि दक्षिणी हिंदी में अपना साहित्य लिख चुके हैं। 15वीं शती से 18वीं शती तक दक्षिणी हिंदी को बहामनी वंश के सुल्तानों तथा अन्य राजाओं का भी आश्रय प्राप्त रहा है। इसमें बहुत सा साहित्य भी लिखा गया है। प्राचीन गद्य साहित्य भी इसमें उपलब्ध था। खड़ी बोली गद्य का प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ दक्षिणी में मिलता है मिराजुल आशिकिन। इस ग्रंथ के लेखक ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्राज हैं। उनका समय सन 1318 से 1430 ईस्वी माना जाता है, जिनकी दरगाह आज भी गुलबर्गा में स्थित है। उर्दू साहित्य का आरंभ दक्षिणी से ही माना जाता है। भाषा और भाव का पर्याप्त अंतर होने पर भी दक्षिणी हिंदी उर्दू की जननी ही कही जाती है। दक्षिणी हिंदी और खड़ी बोली हिंदी में बहुत कम अंतर है, जैसे आसमान आसमान, गूंगे गूंगे, भीगना भीगना, सूखा सूखा, कीचड़ कीचड़ आदि शब्दों में ह्रस्व स्वर और व्यंजन बताते हैं कि इस पर पंजाबी का प्रभाव भी अधिक रहा है। पंजाबी का भी अधिक प्रभाव रहा है। दक्षिणी भाषा तथा उसका साहित्य हिंदी के अत्यंत निकट का साहित्य है। दक्षिणी भाषा तथा साहित्य की आत्मा पूर्णतः भारतीय है। वास्तव में दक्षिणी हिंदी की ही एक शैली है। कुछ लोग दक्षिणी को रेखता भी कहते हैं, किंतु रेखता वस्तुतः काव्य की एक विशेष प्रकार की शैली मात्र है। दक्षिणी उससे पूर्णतः भिन्न है। दक्षिणी हिंदी को हिंदी साहित्य के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी माना जाता है। यह हिंदी का पूर्व रूप है। दिल्ली के आसपास की हरियाणवी खड़ी बोली ने समय समय पर अरबी, फारसी तथा तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों को प्रचुर मात्रा में ग्रहण किया। जिस समय उत्तर भारत में खड़ी बोली मात्र बोलचाल की भाषा थी, उस समय दक्षिण में दक्षिणी भाषा में वहाँ के सत्ताधारियों के संरक्षण में साहित्य लिखा जा रहा था। उस समय के सुल्तानों और राजाओं ने दक्षिणी के कवियों और लेखकों को सम्मान तथा संरक्षण प्रदान किया था। स्वयं इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह और कुली कुतुब शाह आदि सुल्तानों ने भी अपनी अनेक प्रसिद्ध रचनाओं द्वारा साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जब राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद लाया गया, तो अनेक राज दरबारी, नागरिक, सैनिक, कर्मचारी, व्यापारी, सूफी संत, फकीर, दरवेश अपने अपने परिवारों को लेकर दक्षिण में पहुंचे। इनमें से अधिकांश लोग दिल्ली के आसपास के थे और हरियाणवी अथवा खड़ी बोली बोलते थे। वे जिस क्षेत्र में आकर रुके थे, वहां की भाषा उनके लिए अत्यंत कठिन थी। फारसी और अरबी का ज्ञान इनमें से अधिकांश लोगों को नहीं था। परिणामतः उन लोगों ने ग्रामीण बोली जैसे बांगरू या जाटू या हरियाणवी को माध्यम बनाया और उसी में साहित्य रचना की। प्रसिद्ध दक्षिणी कवि सनाती ने कहा है, जिसे फारसी का ना कुछ ज्ञान है, ज़बां दक्षिणी उसको आसान है। दक्षिणी हिंदी का अस्तित्व लगभग 400 वर्षों तक बना रहा। आजकल इसे लोग खदीम उर्दू भी कहते हैं।
कदीम मतलब बूढ़ा या पुरातन। दक्षिणी हिंदी के लोक लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज मोहम्मद हुसैनी का नाम उल्लेखनीय है, जिनकी दरगाह कर्नाटक के गुलबर्गा में है। इन्होंने दक्षिणी में अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे 3 रिसाले, मिराजुल आशिकिन, हिदायतनामा, रिसाला सहेवारा आदि। कुतुबशाही के राज्य में मुल्ला वजही, गव्वासी, इब्न निशाती, गुलाम अली आदि साहित्यकार चर्चित रहे हैं। इनके अतिरिक्त वली औरंगाबादी जो 18वीं शती के थे, ये जिन्हें वली दक्षिणी भी कहा जाता है, वे दक्षिणी हिंदी के अंतिम बहुचर्चित कवि थे। दक्षिणी हिंदी की लोकप्रियता प्राप्त गद्य और पद्य रचनाओं में प्रयुक्त भाषा में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी तथा बांगरू अथवा जाटू या जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है उसकी बहुलता है। अरबी फारसी का हल्का पुट है। इस भाषा के उदाहरणों द्वारा उसके भाषाई स्वरूप का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उदाहरण एक पद्य का, वजही मुल्ला वजही के सबरस इस ग्रंथ में से पद्य पंक्ति प्रस्तुत है। पंखा होकर मैं डुली साती तेरा चाव, मुझ जलती जन्म की तेरे लेखन बाव। इसी पुस्तक का एक गद्यांश उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। अपने हेंडा अपय खाना, अपना लहू अपय पीना, तो दुनिया में भला आदमी होकर जीना। बुरे आदमी बहा फुसला भला जानते, दगा दे जानते। यहाँ प्रयुक्त हेंडा शब्द दक्षिणी में मांस के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अमीर खुसरो ने भी फारसी गोश्त का यही पर्याय बताया है। गोश्त हेंडा चर्म चमड़ा खलिक बारी में, अमीर खुसरो ने इसका उदाहरण दिया है। स्पष्ट है कि दक्षिणी हिंदी दिल्ली, मेरठ, आगरा, मथुरा की ही हिंदी फारसी लिपि में प्रस्तुत किया गया रूपांतरण मात्र है। भाषा और साहित्य के अधिकांश इतिहासकार वली औरंगाबादी को ही दक्षिणी का अंतिम एवं उर्दू का प्रथम कवि मानते हैं और दक्षिणी और उर्दू के बीच की भाषा रेखता है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी दर्शक मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी लिखिए। यदि आपको ऐसा लगता हो कि यह वीडियो अन्य लोगों के पास भी जानी चाहिए तो कृपया कर इसे अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और इस हमारे जय हिंदी जय नागरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसकी सदस्यता लेने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए कि इसके बेल आइकन को अर्थात इस घंटी के चिन्ह को स्पर्श करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी सदस्यता लीजिए, जिसका परिणाम यह होगा कि आगे इस चैनल पर आने वाले अन्य हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन अर्थात संसूचना आपको मिलती रहेगी। पुनश्च एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।